बाद टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं, कुछ इसकी टाइप्स हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर शॉपिफाई कंपनी, ई कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और यूजिंग द इंटरनेट। द डेफिनेशन आल्सो रिक्वायर्स दैट अ ट्रांसफर ऑफ मनी शल टेक प्लेस ऑनलाइन। इसकी जो आप कह लें कि मेन कंडीशन है ना, प्री रेक्विजिट फॉर ई कॉमर्स है, वो ये है कि जो लेन देन है वो इंटरनेट के हो, ये मस्ट है इसके ऊपर ई कॉमर्स। और इंटरनेट, आप इंटरनेट जरूरी नहीं कि आप मोबाइल इंटरनेट की बात करें, इसमें बेसिकली जो आप अगर मोबाइल कॉल के या मैसेजिंग के थ्रू भी कोई अगर ये काम कर रहा है तो वो भी बेसिकली ई कॉमर्स के जुमरे आएगा, क्योंकि बेसिकली वो भी तो एक नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क है, ये वो भी एक ऑनलाइन प्रोसेस है। What is lost in this definition is the implication of what is not considered e-commerce. Just because a business exists online does not mean they are involved in e-commerce. For example, कोई एक बिजनेस इंटरनेट के ऊपर एग्जिस्ट करता है और वो फिर भी ई कॉमर्स नहीं है, वो इसकी कैसे पॉसिबल हो सकता है? आप में से कोई बता सकता है ये सिनेरियो किस सिनेरियो में हो सकता है कि इंटरनेट के ऊपर एक बिजनेस तो अवेलेबल है बट स्टिल वो ई कॉमर्स नहीं है? उसकी बेस्ट एग्जांपल यही है कि फॉर एग्जांपल कोई एक अगर बिजनेस है, उसने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट, अपनी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है, वो इंटरनेट के ऊपर बिजनेस एग्जिस्ट तो करता है बट वो ऑनलाइन कोई ऑर्डर टेकिंग प्रोसेस नहीं करते, वो कोई ऑर्डर नहीं लेते हैं ऑनलाइन, और कोई और चीज कम्युनिकेशन वगैरह नहीं है ऑनलाइन। जो भी उनकी चीज परचेज करनी है वो आपने फिजिकल जाके करनी है। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि कोई एक इंटरनेट के ऊपर बिजनेस एग्जिस्ट करता हो तो ई कॉमर्स में आता हो। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन डज नॉट रिक्वायर अ बिजनेस एट ऑल, जस्ट टू पार्टी दैट आर कंप्लीटिंग अ ट्रांजैक्शन ऑनलाइन। मतलब इसके लिए जरूरी नहीं कि कोई एक बिजनेस हो ऑनलाइन। ई कॉमर्स कैन मीन एनीथिंग फ्रॉम अ रिटेल सेल टू ड्रॉप शिपिंग। टू बेटर अंडरस्टैंड ई कॉमर्स एंड इट्स इम्पैक्ट, बिजनेस शुड लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ ई कॉमर्स। इसकी जो मेन टाइप्स हैं वो 4 मेन टाइप्स से, आगे भी बहुत ज्यादा है बट जो मेन इसकी बेसिक टाइप है वो बेसिकली 4 मेन टाइप है, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर है, बिजनेस टू बिजनेस है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर टू बिजनेस है। ये 4 मेन टाइप ऑफ ई कॉमर्स है। बिजनेस टू कंज्यूमर बेसिकली B2C भी से कहते हैं। एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वेयर अ बिजनेस सेल्स गुड्स और सर्विस टू इंडिविजुअल कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल व्हेन सिंगल कंज्यूमर परचेज क्लोथ्स ऑनलाइन। इसकी बेस्ट एग्जांपल है कोई भी आप अगर शॉप से कोई चीज परचेज करते हैं, कोई ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी ये आउटलेट्स हैं, यूनिवर्क की ले लो, आप डायनर्स की ले लो, कुछ किसी भी ले लो, तो अगर आप वहां से कोई एक प्रोडक्ट मंगवाते हैं, वो बेसिकली यूनिवर्क एक बिजनेस है जो ऑनलाइन एग्जिस्ट करता है, और आप एक कंज्यूमर है उसके, और आप उससे प्रोडक्ट मंगवाते हैं, उसके बदले में आप या तो उनको ऑनलाइन पैसे देते हैं या फिर कैश। तो ये इसमें जो ट्रांजैक्शन बेसिकली हो रही है बिजनेस गुड्स की, वो बिजनेस टू कंज्यूमर हो रही होती है। ठीक है, बिजनेस अपनी प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच रहा होता है, उसकी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से इसका नाम बिजनेस कंज्यूमर टाइप रखा है। उसके अलावा फिर बिजनेस टू बिजनेस है, एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वेयर बिजनेस सेल्स इट्स गुड्स और सर्विस टू अनदर बिजनेस। फॉर एग्जांपल एन ऑनलाइन बिजनेस दैट सेल्स वीडियो प्रोडक्शन सर्विस फॉर अदर बिजनेस टू यूज इन देयर मार्केटिंग। एक ये एग्जांपल, एक और भी बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है कि द्रास पे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि होलसेल का भी लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, द्रास के लिए वहां पे आप होलसेल की चीजें परचेज कर सकते हैं, द्रास को भी सेल कर रहे होते हैं, द्रास उनसे परचेज कर रही होती है। तो टू वे, मतलब दो बिजनेस आपस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। बेसिकली इस टाइप को बिजनेस को बेसिकली बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन। कंज्यूमर टू कंज्यूमर एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वेयर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर sells their goods or service to another consumer. For example, a person selling their personal vintage record through online platform like eBay. इसकी कोई और एग्जांपल को कोट कर सकता है? कस्टमर टू कस्टमर और कंज्यूमर टू कंज्यूमर, या कस्टमर टू कस्टमर भी आप इसे कोई एक ऑनलाइन ऐसा बिजनेस जिसको आप एग्जांपल कोट कर, इवन कि आप डेली लाइफ में अक्सर लोग इस यूज भी करते हो। वॉइस आ रही है आप सबको? कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेब कोई एक एग्जांपल देने ऐसे बिजनेस मॉडल जो पाकिस्तान में हो रहा हो। OLX आपने एग्जांपल दिया, आप कैसे आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे? OLX का मैसेज भी एक्सप्लेन कर देंगे। द्रास मेरे ख्याल में कस्टमर टू कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर नहीं है। इसमें बेस्ट एग्जांपल OLX ही है। हाँ, इसमें बेस्ट एग्जांपल इसकी वजह यही है कि जो सेल कर रहा होता है बेसिकली वो भी एक कस्टमर है, और जो परचेज कर रहा है बेसिकली वो भी एक कस्टमर है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो OLX के लिए आप भी एक कस्टमर है जो बंदा बेच रहा होता है, ठीक है, और जो बंदा आगे ले रहा होता है वो भी एक कस्टमर है। अब उसके लिए दोनों कस्टमर आप कैसे हैं कि बेसिकली OLX बेशक अपनी सर्विस तो फ्री आपको फ्री दे रहा होता है, बट वो कुछ एड्स वहां पे दे रहा होता है अपनी, इसके अलावा कुछ स्पॉन्सर एड्स भी दे रहा होता है, वो उसके थ्रू पैसे कमा रहा होता है। और वो पैसे कैसे कमा रहा होता है? क्योंकि आप उनके लिए एक ऐसे प्रोडक्ट है, कंज्यूमर है, वो आपके थ्रू चीजें अपनी एड्स वगैरह दिखाता है। हाँ, पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेंट रियल इस्टेट, इसमें अब मुझे नहीं आइडिया कि ये जमीन वाले, इसमें लोग अपनी एड
खुद अपलोड करते हैं या क्या जमीन का बीच में इन्वॉल्व होता है? मैंने कभी ये यूज नहीं की। अगर आप खुद इसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं और आगे परचेजर भी वो ऐड देख के आ रहा है, बीच में जमीन डॉट कॉम का कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल ये भी एक एग्जांपल हो सकती है कि दोनों कस्टमर है। जमीन डॉट कॉम वाले बेसिकली ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, वो कैसे इन्वॉल्व होते हैं इसमें? फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना एक प्लॉट सेल करना है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा उनकी वेबसाइट के ऊपर जैसे ओला करते हैं, और तो परचेज करने वाला ऐड देखेगा और मुझे, हम दोनों आपस में कांटेक्ट हो जाएंगे इन कांटेक्ट। तो ये बेसिकली जमीन वाले कैसे, अच्छा बीच में एग्रीमेंट जमीन डॉट कॉम वाले कराते हैं। जिसका जो क्वेश्चन हो बेसिकली वो यहाँ पे मैसेज वगैरह पे पूछ ले। नहीं, इसमें जो कस्टमर होता है ना, वो डिपेंड कर रहा होता है ना कि वो इवन कि आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं ना चीजें, जिसने प्लॉट सेल करना है तो वो भी तो अपलोड कर रहा होगा अपने प्लॉट की इन्फॉर्मेशन। मेरे ख्याल में ये भी लाइक OLX ही है, एक पर्सन इसमें अपलोड करता है अपनी जमीन के जो मैप वगैरह है, ये लोकेशन, और कोई और अगर उसके रिलेटेड प्लॉट की इमेजेस वगैरह हो, और कस्टमर देख के, दूसरा जो होता है साइड पे, वो देख के उसको कॉन्टेक्ट कर वो आपस में डील तय कर लेते हैं। इसमें जमीन डॉट कॉम वालों का मेरे ख्याल में कोई नहीं, वो सिर्फ अपनी एड्स वगैरह दे रहे होंगे, या अगर कोई स्पॉन्सर्ड जैसे ऐड होती है OLX की, अगर कोई स्पॉन्सर्ड करके अगर प्लॉट जमीन डॉट कॉम के थ्रू सेल करना चाहे तो मेरे ख्याल उस केस में होता है कि जमीन डॉट कॉम वाले इन्वॉल्व। फिर कैसा जमीन डॉट कॉम में एक्सप्लेन कर दे दीजिए आप। पहले मैंने इसके बारे में सुना यही था कि इसके कुछ एजेंट्स होते हैं, इन्होंने लोग हायर किए होते हैं। जब कोई बंदा ऐड अपनी देता है तो ये बेसिकली उसके जहाँ खुद जाके कॉन्टेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन या जमीन की डिटेल सारी लेके ये खुद अपलोड। ओके, बट जमीन डॉट कॉम खुद भी इन्वॉल्व है, तो ये बेसिकली कस्टमर टू कस्टमर काम होगी, ये कस्टमर टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर, इसमें दो वे कम्युनिकेशन हो। हाँ, जाहिर सी बात है, वेरिफिकेशन के लिए तो वो जाना पड़ता है। वो तो अगर आप OLX पे देखें तो OLX पे आप कोई चीज सेल जब करते हैं तो जो बायर्स होता है वो फिजिकली आपके पास आता है। अगर जमीन C2C तभी हो सकती है अगर जमीन डॉट कॉम खुद बीच में बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे कि बस लोग अपना अपलोड करें प्लॉट और वहां से लोग खरीद लें। और जैसे ये OLX वाले करते हैं, OLX देखो किसी चीज में खुद इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, अगर जमीन जस्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे तो इसका मतलब यही है कि वो भी C2C में है। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर टू बिजनेस। लास्ट इसकी टाइप है बेसिकली एन ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल वेयर एन इंडिविजुअल कंज्यूमर सेल देयर गुड्स और सर्विस टू अ बिजनेस। फॉर एग्जांपल एन ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर ऑफरिंग टू प्रमोट अ बिजनेस टू देयर ऑडियंस फॉर अ फी। जैसे आजकल फेसबुक या इन्फ्लुएंसर फिर रहे हैं या यूट्यूब वाले हैं, तो बेसिकली वो अपनी अगर अक्सर लोग कर रहे होते हैं, या आप इवन के आप टिकटॉक भी देख रहे हो तो वो भी अक्सर किसी ना किसी प्रोडक्ट के बारे में आपको वो लॉन्च कर रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट आप डिस्कस कर रहे हो, तो बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं बिजनेस। तो इस तरह के बेसिकली जो है वो कंज्यूमर टू बिजनेस। अच्छा, अभी हम बेसिकली आपने थोड़ा ई कॉमर्स रिलेटेड बेसिक चीजें पढ़ ली और होप्स हो कि कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी आप लोगों को। इसमें जो आपकी बेसिकली इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स कवर हुआ है, और ई बिजनेस कवर हुआ है आपका साथ, फिर फीचर्स ऑफ यूनिक फीचर्स ऑफ ई कॉमर्स कवर हो चुके हैं आपके सारे, फिर इसकी ई कॉमर्स की कुछ टाइप्स आपके साथ इसमें हुई हैं, और अब ये कि इसके बाद थोड़ा आईटी सेक्शन ज्यादा स्टार्ट होगा और ज्यादा फोकस आईटी पे इसके बाद करेंगे बेसिकली। और आईटी में ज्यादा इसलिए पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आपके बाकी जो सब्जेक्ट होंगे वो ज्यादा आपकी डिग्री रिलेटेड होंगे, आपका थोड़ा ये वाला सब्जेक्ट डिग्री से थोड़ा बाहर होगा, क्योंकि आईटी आपके और किसी सब्जेक्ट में नहीं पढ़ाई जाएगी, तो इसलिए इसे ज्यादा फोकस बेसिकली इसके ऊपर है। C2B की एग्जांपल्स, इसकी और क्या एग्जांपल दे सकता हूँ? अमेजोन, मेरे ख्याल में इसकी ये भी, अमेजोन वाले भी टू वे करते हैं। अमेजोन के लिए आप कस्टमर भी हैं, बट आप अपनी चीज डायरेक्ट अमेजोन को भी सेल कर, मैन्युफैक्चरर जो बेसिकली होता है तो वो भी अमेजोन के लिए लाइक कस्टमर ही होता है। आप इस आप देखें ना कि जो मैन्युफैक्चरर होता है वो बेसिकली एक सिंगल हैंडली पर्सन होता है, ठीक है, वो खुद कोई चीज उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं होता, वो अमेजोन के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाता है और वहां पे जाके वो चीजें अपलोड करता है, मतलब वो अपना सेपरेट बिजनेस नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर वो सेल कर रहा है उसको अमेजोन को। तो इस केस में ये कस्टमर टू बिजनेस होगी ट्रांजेक्शन नहीं। जो फाइवर पे काम लोग करते हैं ना, बेसिकली C2C है, क्योंकि जो वहाँ पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है बंदा, बेसिकली वो भी एक कस्टमर है, और जो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट परचेज कर रहा होता है वो भी एक कस्टमर है। इसमें फाइवर तो बेसिकली जस्ट एक प्लेटफॉर्म है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फाइवर से रिलेटेड। नहीं, बट वो बेशक वो अपना एक बिजनेस सेपरेट हेल्ड कर रहा होगा।
जब वो कांटेक्ट करेगा फाइवर से, वो कैसे करेगा? वो आपको अपनी वेबसाइट पे तो ऑनलाइन अप्रोच नहीं ना करेगा, वो बेसिकली एज ए फाइवर पे एज ए कस्टमर रजिस्टर्ड होगा, एज ए क्लाइंट रजिस्टर्ड होगा फाइवर के ऊपर, और फिर वो वहां पे अपना ऑर्डर प्लेस करेगा, इसलिए उसके लिए दोनों एज ए कस्टमर होंगे। अच्छा, हमारा नेक्स्ट बेसिकली टॉपिक है ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड द वेब टेक्नोलॉजी। बट वो अपनी प्लेटफॉर्म खुद रन कर रहे होते हैं, वो किसी के प्लेटफॉर्म पे जाके काम नहीं कर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजीज। इसकी जो बेसिस कुछ की कॉन्सेप्ट है, वेब क्लाइंट मशीन दैट इनिशिएट इंटरनेट रिक्वेस्ट। उसकी बेस्ट एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल जो आपका मोबाइल है, जब आप लॉग इन करते हैं तो बेसिकली आप एक वेब क्लाइंट होंगे, और वेब सर्वर वो जहाँ पे मशीन दैट सर्व द इंटरनेट रिक्वेस्ट। ब्राउजर सॉफ्टवेयर एट क्लाइंट साइड टू इंटरेक्ट विद द वेब डाटा। इंटरनेट बेसिकली इंटरनेट को भी एक नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का, एन इंटरनल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर confined to a single place. Extranet network basically when two or more intranets are connected with each other, they form extranet. Internet a global network of all net. अच्छा, बेसिकली जब आप मोबाइल के ऊपर कोई भी चीज एक ओपन करते हैं ना, कोई एक वेब एड्रेस, ठीक है, आप उस वेब एड्रेस का नाम टाइप करते हैं वहाँ। जैसे आप लोग जब ये ओपन करते हैं, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन इवन करते हैं, तो बेसिकली आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप ब्राउजर ओपन करते हैं, ठीक है। आपने जब इसे ओपन करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मोबाइल पे उसके ऊपर कंप्यूटर के ऊपर बेसिकली आप सब लोग ब्राउजर ओपन करते हैं। आपको ब्राउजर का सबको आइडिया होगा, वेब ब्राउजर का। किसी को कोई कंफ्यूजन, जैसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर पुराना होता था वो अब उन्होंने कर, बेसिकली आप ब्राउजर यूज करते हैं तो आपको ब्राउजर पता चल गया। बेसिकली एक क्लाइंट साइड सॉफ्टवेयर होता है, तो इंटरेक्ट विद वेब मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी बेसिकली वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप क्लाइंट हैं, ठीक है। अब www.google.com ये क्या है, ये भी एक वेबसाइट है, ठीक है। और उसके बाद AIU ये भी एक वेबसाइट है। गूगल कहते हैं, गूगल के एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म है ना, तो ये बेसिकली आप वेब के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। वेबसाइट वेब डाटा के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आप रिक्वेस्ट भेज रहे होते हैं वेब को कि मुझे ये चीजें दो, मुझे ये चीजें दो, ठीक है। सॉफ्टवेयर को बता रहे होते हैं। तो बेसिकली जब आप वेबसाइट के अंदर वेब एड्रेस टाइप करते हैं, जैसे aiou.edu.pk ये एक वेब एड्रेस टाइप करते हैं ना, और आप जैसे ही इंटर मारते हैं तो मतलब ये कि आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली आप वेबसाइट के क्लाइंट है, जो वेबसाइट यूज करते हो, जो वेबसाइट के सर्वर यूजर होते हैं वो बेसिकली वेब क्लाइंट होते हैं, ठीक है। बट कोई एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसके ऊपर एक्चुअली ये जो वेबसाइट है वो पड़ी है, इस वेबसाइट से रिलेटेड डाटा पड़ा है, ठीक है। इस वेबसाइट से आपसे रिलेटेड जितना भी डाटा है वो उस कंप्यूटर के ऊपर पड़ा है। आपका नेम, आपकी ईमेल, आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड, आपका प्रोग्राम, आपके रजिस्टर्ड कोर्सेज, आपकी हर चीज, जितनी भी ईच एंड एवरी डिटेल है ना, वो उस कंप्यूटर के ऊपर सेव है, ठीक है। जब आप इस एड्रेस के ऊपर ओपन करते हैं ना, तो वो आपको ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको बेसिकली जैसे ही आप वेब टाइप करते हैं ना, तो वो वहां से वेबसाइट की एक जो फ्रंट एंड होता है ना पेज, वो रिस्पॉन्स में वो सर्वर आपको एक पेज भेज देता है, ठीक है, कि आप इसके ऊपर लॉग इन हो। अगर आप डायरेक्ट लॉग इन पेज की रिक्वेस्ट भेजेंगे तो डायरेक्ट लॉग इन पेज आपको ओपन होगा। अगर आप वो उनके वो किसी वेबसाइट का, और जैसे वर्कशॉप का एक पेज बना हुआ, ठीक, वहां पे मल्टीपल लिंक्स दिए हुए हैं, आप जिस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे उस लिंक के अगेंस्ट उसका पेज कंप्यूटर आपको भेज देगा सर्वर, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें तो लॉगिन का पेज आपके ऊपर अपेयर हो जाता है। तो बेसिकली वो सर्वर ऑथेंटिकेट कर रहा होता है कि आप कौन हो। जब आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड उसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं, तो बेसिकली वो जो इंसर्ट करके जैसे लॉगिन बटन पे प्रेस करते हैं ना, आपकी अगेन एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है, ठीक है। उस रिक्वेस्ट के अंदर आपका लॉगिन आईडी, पासवर्ड, आपके कंप्यूटर की डिटेल, आपके नेटवर्क की डिटेल, आपके आईपी एड्रेस की डिटेल, ये तमाम डिटेल जो है वो बेसिकली फिर दोबारा सर्वर के पास जाती है, ठीक है। वो सर्वर क्या देखता है, आपका आईडी पासवर्ड देखता है। आपके आईडी पासवर्ड के अगेंस्ट आपकी जो भी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन बेसिकली आपकी जो एलएमएस के अंदर शो हो रही होती है ना, ठीक, वो तमाम एक रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स बना के ना बेसिकली वो सर्वर आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। वो वापस एग्जैक्ट कैसे आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले करता है आपकी रिक्वेस्ट के बदले में, क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट उसको सेंड कर रहे होते हैं ना, तो वो बेसिकली साथ आपके कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन भी लेके जाता है, ठीक है, ताकि वापसी में अपने इसके बदले में अपना रिस्पांस भी इसी कंप्यूटर पे भेज। जैसे ही आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं, आप क्लाइंट बन गए, तो जैसे वो रिक्वेस्ट इंटरनेट थ्रू होते होते उस वेब सर्वर होस्टिंग सर्वर के ऊपर जाती है, वो वेब सर्वर बेसिकली उसके रिस्पांस वो आप लोग जो चीज टाइप करते हैं, आप लोग वो कम्युनिकेशन करते हैं सर्वर के साथ, और वो जो उस कम्युनिकेशन को जो प्रोटोकॉल्स गवर्न कर रहे होते हैं ना, वो उसको HTTP प्रोटोकॉल्स कहते हैं।
हाइपर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैं इसके आप एक नॉर्मल लाइफ में आपको फॉर एग्जांपल एग्जांपल दे देता हूं कि आप पिंडी में बैठे हैं, आपने जाना है इस्लामाबाद, आप क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे, क्या क्या प्रोसेस इन्वॉल्व करेंगे होंगे जो अगर एक पॉइंट से आप जाना। इसके अलावा ठीक हो गया ट्रांसपोर्ट, आपका इंटरनेट कनेक्शन हो गया, ठीक हो गया, आपने गाड़ी का अरेंज किया। और एक और इसमें अहम चीज, लोकेशन में पहुंचने के लिए सबसे बेस्ट सूटेबल रूट कौन सा है, किस रूट पे आपकी ट्रैफिक कम होगी, किस रूट पे आप इजीली पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे। जब आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, ठीक है, कोई चीज लेने जाना है, तो आपके पास सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने वापस इस डेस्टिनेशन पे आना है, तो मुझे इधर के अपना नाम पता सब कुछ याद होना चाहिए, अपने घर का नेम एड्रेस सब कुछ पता होना चाहिए कि मेरा वापसी की डेस्टिनेशन ये है, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब इस्लामाबाद जाएंगे कोई चीज लेने, तो वहां से जो चीज आप लेने जा रहे हैं ना, ताकि वो लेके आप एग्जैक्ट अपने पते पे दोबारा पहुंचे, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल अभी आप क्रीम बुक कर लेते हैं, अगर कोई क्रीम वगैरह बुक कर लेते हैं, कोई चीज बुक कर लेते हैं, उनसे कहते हैं कि यार फलां जगह पे F8 में जाना है आपने, ठीक है, तो वहां से मेरे लिए ये चीज पिक करनी है और मुझे यहाँ पे डिलीवर करनी है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो क्रीम वाला है वो क्या आपका सबसे पहले आपका एड्रेस नोट करके जाएगा कि यार वापस मैंने इसी एड्रेस पे आना है, ठीक है। फिर वो अपने मुताबिक अपना रूट डिफाइन करेगा कि मुझे कौन सा शॉर्टेस्ट रूट पर, ठीक है। अब वो उस डेस्टिनेशन से पहुंचने के लिए डिफरेंट उसको रूल फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल रोड पे अगर वो चलेगा तो उसको उसके रूल फॉलो करने पड़ेंगे कि मैंने लेफ्ट होके चलना है, रेड सिग्नल आएगा तो मैंने रुकना है, आगे उस यू टर्न पे मैंने इस तरह मुड़ना है, मैंने आगे लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। तो ये कुछ सेट ऑफ रूल उसे फॉलो करने पड़ेंगे, वो तब एग्जैक्ट जाके अपनी लोकेशन पे पहुंचेगा, ठीक है। फिर वहां से जो प्रोडक्ट है वो गेट करेगा और वापस उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करता हुआ, क्योंकि उसके पास वापसी का एड्रेस है, तो एग्जैक्ट अपने फर्स्ट लोकेशन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सिमिलर ये चीज होती है जब आप एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेते हैं, तो उसके बाद आप फॉर एग्जाम्पल आपने एक क्रीम बुक कर ली, जब आपने जैसे ब्राउजर आप ओपन कर लिया, ठीक है, आप उसके अंदर जैसे ही आप प्रोडक्ट तो मतलब कि किसी एक लोकेशन की कोई भी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं और इंटर मारते हैं ना, तो बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाती है, ठीक है। वो वेबसाइट का वो पेज आपका प्रोडक्ट होगा, ठीक है। जैसे ही वो रिक्वेस्ट जनरेट हुई, उसके बाद फिर HTTP अपना काम स्टार्ट कर देता है, वो आपको रिक्वेस्ट आपकी लेगा, उसके साथ साथ आपका एड्रेस नोट डाउन करेगा, फिर उसके साथ देखेगा कि आप इंटरनेट यूज कौन सा कर रहे हैं, ठीक है। आप टेलीनार का इंटरनेट यूज कर रहे हैं, जैस का, यूफोन का, जिसका भी, आपके कंप्यूटर का IP क्या है, लोकेशन मतलब आपकी करंट क्या है, ये तमाम चीजें। और उसके बाद फिर कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, कहाँ से लेफ्ट होना है, कहाँ से राइट होना है, ये तमाम चीजें ना बेसिकली एच टी टी पी गवर्न कर रहा होता है, ठीक है। HTTP के जितने भी रूल हैं वो ये तमाम चीजें वो देख रहे होते हैं। और फिर एग्जैक्ट उस एप्लीकेशन के उस सर्वर के पास, सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, ठीक, उसके ऊपर ये वेब डाटा पड़ा होता है। तो आपने जिस पेज की रिक्वेस्ट भेजी होगी, एग्जैक्ट वो पेज वहां से गेट करके HTTP वो जो बेसिकली होते हैं सेट ऑफ रूल्स, वही एग्जैक्ट उस पेज को आपके कंप्यूटर के ऊपर डिस्प्ले कर, ठीक है। तो बेसिकली जो HTTP है वो सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपके रिक्वेस्ट को गवर्न करती है कि इस रूट पे जाना है, ये इंटरनेट यूज करना है, और इस जगह पे जाना है, और ऐसे वापस। तो ये बेसिकली इंटरनेट रिस्पॉन्स का ऊपर आपका एक पूरा सिनेरियो होता है। अब आपको वेब क्लाइंट समझ आ गई कि आप लोग जो वेबसाइट के यूजर है, बेसिकली जो आपका कंप्यूटर है वो बेसिकली वेब क्लाइंट होगा, और वो वेब सर्वर बेसिकली वो सर्वर मशीन है। सर्वर बेसिकली नॉर्मल कंप्यूटर ही होते हैं, बट नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट होते हैं, ठीक। नॉर्मल आप घरों में आजकल जो कंप्यूटर 8 GB 4 GB इतनी रैम यूज कर रहे होते हैं, जैसे मोबाइल में 2-3 GB होती है, ठीक। तो ये थोड़े फास्ट कंप्यूटर होते हैं, तो इनकी अक्सर 56 GB 256 GB, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ, मैं IT में काम करता हूँ, तो वहाँ पे तकरीबन 256 GB रैम वाले सर्वर लगे हुए हैं जिन पे मैं काम करता हूँ, ठीक। तो थोड़े सर्वर नॉर्मल से थोड़े फास्ट के सुपर कंप्यूटर, वो बेसिकली क्योंकि वो सुपर कंप्यूटर इसलिए लगाए जाते हैं, उस एक कंप्यूटर के ऊपर हजारों रिक्वेस्टें आनी होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आज 5 बजे सिर्फ आप लोगों की क्लास नहीं हो रही, आज 5 बजे में भी हजारों स्टूडेंट हैं ओपन यूनिवर्सिटी के, जो सारे बैठे अपनी अपनी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। बट बैक एंड पे ये जो आपका बेसिकली LMS सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है, ये बैक एंड पे एक ही सर्वर के ऊपर होस्ट हुई है, ठीक है। तो उसने एट अ टाइम 1000 1500 2000 जितने भी हजारों स्टूडेंट है ना, उनको उसने रिस्पॉन्ड करना है, हर एक रिक्वेस्ट आनी है, अपना अपना पेज मांगेंगे, हर एक को उसने उसका डाटा डिस्प्ले करवाना है, हर एक की उसने अपनी क्लास कंडक्ट करवानी है, तो हर एक को उसने डिटेन करना, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मल एक कंप्यूटर लगाएंगे ना, जैसे आप 4 GB रैम के साथ या नॉर्मल कोई भी, तो बेसिकली जैसे ही
उसकी लिमिट से ज्यादा रिक्वेस्ट बढ़ेगी तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, वो हैंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि आप कहीं जॉब आ रही होती है या कहीं लास्ट डेट हो रही होती है या कहीं कोई रिजल्ट एकदम ओपन होता है, तो वो कहते हैं जी सर्वर डाउन जा रहा है। ठीक है, वो पेज ओपन ही नहीं हो रहा, सर्वर डाउन जा रहा है उस। या एक और बेस्ट एग्जांपल, ये अभी इलेक्शन हुए थे, ये उससे पहले जो इलेक्शन हुआ था उसमें जी सर्वर डाउन हो गया है। वो जो सिस्टम है, पता नहीं उसका नाम भूला हुआ है, वो सिस्टम डाउन हो गया था। ठीक है, वो सिस्टम डाउन कैसे होता है? बेसिकली उसका जो सर्वर होता है उसके ऊपर सेम टाइम पे इतनी रिक्वेस्टें आ रही होती हैं कि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं एट अ टाइम किसको रिस्पॉन्ड करूं। ठीक है, तो वो फिर रिस्पॉन्ड करना ही छोड़ देता है, या उसको जो रिक्वेस्ट क्यू में पहले मिल जाती है उसको रिस्पॉन्ड करता है, बाकी को वेटिंग में लगाई रखता है। ठीक है, जैसे उसको स्पेस मिलती है दूसरे को रिस्पॉन्ड करता है, बाकी को क्यू में लगाई रखता है। इस तरह बेसिकली वो सर्वर बिजी मिलता है। तो जैसे जैसे फिर वो क्लाइंट कम होते जाते हैं तो ऐसे ऐसे उसका रिस्पॉन्स अच्छा होता जाता है और वेबसाइट कहते हैं दोबारा आप होगी है। तो बेसिकली इसलिए नॉर्मल कंप्यूटर से थोड़ा अच्छा लगाया जाता है ताकि वो रिस्पॉन्ड अच्छा करे। ब्राउजर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट, एक्सटर्नेट, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी इंटरनेट मैं आपको बता देता हूँ। इंटरनेट बेसिकली कोई भी दो कंप्यूटर आपस में जब कम्युनिकेट कर रहे होते हैं ना, तो उसको बेसिकली इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, दो भी कंप्यूटर कोई भी, फॉर एग्जांपल आप रूम के अंदर आपके पास दो लैपटॉप, ठीक है, आप एक लैपटॉप को दूसरे लैपटॉप के साथ RJ45 जो केबल होती है इंटरनेट केबल, उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और उन दोनों का नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। बेसिकली आईपी देनी पड़ती है सेम नेटवर्क के, सेम आईपी देनी पड़ती है, मतलब की रेंज की, और सेम वो उसका गेटवे सारा कुछ बनाना पड़ता है। तो वो आपस में उन दोनों कंप्यूटर की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अगर आप फिर एक कंप्यूटर पे अगर फोल्डर शेयर करेंगे ना, तो दूसरे कंप्यूटर पे पहले कंप्यूटर का आईपी एड्रेस टाइप करके फोल्डर को जो है ना आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको यूएसबी के थ्रू डाटा शेयर करने के लिए आप डायरेक्ट इंटरनेट केबल के थ्रू आप वो डाटा दूसरे कंप्यूटर पे कॉपी कर, बेसिकली ये दो कंप्यूटर का इंटरनेट बन। ठीक है, अब सिमिलरली आपके घर में दो रूम है, दोनों में दो दो कंप्यूटर पड़े हैं। ठीक है, दोनों कंप्यूटर पहले आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप बीच में एक हब या वाईफाई लगा के आप इस तरह करते हैं कि उन दो कंप्यूटर को दूसरे दो के जो कंप्यूटर पड़े हैं ना, उनके आपस में दोनों नेटवर्क को केबल के थ्रू, हब के थ्रू आपस में कनेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन कर दे। ठीक है, वो बेसिकली दो कंप्यूटर आपस में, दो नेटवर्क से आपस में मिल जाते हैं, उसको बेसिक एक्स्ट्रा नेट कहते हैं। ठीक है, सिमिलर इंटरनेट जो होता है वो बेसिकली दुनिया में जितने भी कंप्यूटर्स है ना, वो आपस में कनेक्टेड हो के एक नेटवर्क, तकरीबन ह्यूज किस्म के एक नेटवर्क जिसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो वो आपस में साथ कनेक्ट होके बेसिकली वो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना हुआ। ठीक, उसको बेसिकली ये हम इंटरनेट इंटरनेट कहते हैं। ग्लोबल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर, एक बिल्डिंग के अंदर एक नेटवर्क बना हुआ है, वो दूसरी बिल्डिंग के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, वो तीसरी बिल्डिंग के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड होगा। उसके बाद वो फिर आगे पीछे से लाइन के थ्रू मेन जो हमारी पीटीए की हेडक्वार्टर है उसके साथ कनेक्टेड होगा। ठीक है, उस पीटीए से आगे बेसिकली वो फिर दुनिया के बाकी जो केबल्स है, बाकी दुनिया की जो इस तरह की एक्सचेंजेस है के साथ आपस में कनेक्टेड होगा। दूसरा, दुनिया के तमाम कंप्यूटर नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड। ठीक है, वो इसलिए एक दूसरे के साथ एक्सेसिबल होते हैं ये। और ये बेसिकली नेटवर्क्स जो इसके आगे में और भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। ये क्लाइंट सर्वर मॉडल है। बेसिकली इसमें क्लाइंट होता है ए और बी, जैसे आप स्टूडेंट है, आप यूजर हैं। ठीक है, आप कोई ना कोई मैं भी एक एज ए क्लाइंट हूँ इस टाइम, क्योंकि मैं भी तो ये LMS यूज कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, तो क्या करूंगा मैं, अपने वेबसाइट पे अपने ब्राउजर पे एड्रेस टाइप करूंगा, आप अपने ब्राउजर पे टाइप करेंगे। ठीक, तो बेसिकली जैसे आप रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो वो बेसिकली सर्वर एक्स और सर्वर वाई पे चला जाएगा। ठीक, अच्छा ये डिपेंड कर रहा होता है ना कि कुछ लोग कुछ की वेबसाइट का डाटा दो सर्वर्स के साथ उन्होंने आपस में शेयर करके भी होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल आपका नेम, आपके आईडी वगैरह है, वो सर्वर एक्स के ऊपर पड़ा। ठीक है, डेटाबेस कह सकते हैं। ठीक, बट आपकी जो पिक्चर है, आपके जो डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी है, आपके जो हैंडआउट्स हैं, आपके असाइनमेंट का डाटा है, वो सर्वर वाई के ऊपर पड़ा है, उसके ऊपर आपकी फाइलें पड़ी हुई। तो ठीक है, तो वो दोनों सर्वर के ऊपर से दोनों चीजें सेम टाइम आपको ला, तो ये बेसिकली उनकी यूनिवर्सिटी वालों के जो आईटी है, ये उनकी अपनी कॉन्फ़िगरेशन है कि वो वेब का डाटा कितने सर्वर के ऊपर हो। ठीक है, तो सम टाइम ये होता है कि लोड शेयरिंग के लिए बेसिकली ये करते हैं कि आदि का कुछ डाटा एक सर्वर पे होस्ट कर दिया, जैसे डेटाबेस हो गया, कुछ डाटा दूसरे सर्वर पे होस्ट कर दिया, जैसे फाइल सिस्टम होगी, कुछ डाटा तीसरे पे कर दिया, जैसे कोडिंग वाले पेज हो। तो ये डिपेंड ऑन मतलब कि IT administrator के वो क्या अरेंजमेंट रखते हैं। The web is basically protocol that use the internet as the communication structure. The web links documents stored in the computer that communicate on the internet. Basically web है वो प्रोटोकॉल यूज करता है इंटरनेट एज द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर वो यूज करता है। वेब बेसिकली ये जो इसका काम होता है ना वेबसाइट का, वो
कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उनको उसने आपस में लिंक किया होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई भी अगर एक वेबसाइट ओपन करें, आपको कोई भी एक क्या सबको आपको ये नजर आ रही है वेबसाइट ओपन यूनिवर्सिटी की? आप सबको ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नजर आ रही है, ठीक है। जहाँ पे ये मैंने सिलेक्ट ऑल किया है, वो छोटा सा एक वेब एड्रेस नजर आ रहा है, ठीक है। देखो ये बेसिकली मेन वेबसाइट का वेब एड्रेस है, ठीक है। ये इस फ्रंट पेज का है, इस ये जो पेज आपको शो हो रहा है ना, ये इस पेज का नाम है, ठीक है। अब अगर आप इसके अंदर जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशंस पहला एक पेज खोला, एडमिशंस, उसके अंदर पेज है एकेडमिक कैलेंडर। अब ये देखेंगे वो उस पेज, वो जो पहली वेबसाइट है ना, उसके अंदर एक और पेज ओपन हुआ है, एकेडमिक कैलेंडर डॉट ASP, ठीक है। ASP बेसिकली वेब लिंक की एक्सटेंशन होती है, बट ये एक फाइल है, ठीक है। इस वेबसाइट के अंदर एक फाइल ये होगी, ठीक है। अब अगर इसी का दूसरा अगर पेज खोलें तो स्टूडेंट कंटिन्यू स्टूडेंट डॉट ASP, ठीक है, ये इसका एक दूसरा पेज हो गया। अब ये अगर इसका प्रोग्राम तीसरे पे जाएं तो बेसिकली ed_program.esp, ये इसका तीसरा पेज हो गया, ठीक है। तो बेसिकली जो वेबसाइट होती है, इसमें वेब पेजेस होते हैं मल्टीपल, जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। इस तरह के बटन दिए होते हैं और हर बटन के नीचे फॉर एग्जांपल ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है, उसके ऊपर ये बटन दिए हुए हैं, ठीक है। आप जिस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, उस बटन के बैक एंड के ऊपर उस पेज का एड्रेस दिया होता है, ठीक है। जैसे ही उस बटन फॉर एग्जांपल मैं एकेडमिक कैलेंडर के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा, इसके पीछे इस एकेडमिक इस पेज का लिंक दिया हुआ है, तो ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये कि वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेज आपस में इंटरलिंक होते हैं। पेज के ऊपर दूसरे पेजेस का लिंक दिया होता है, आप उस पेज के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो वो पेज डायरेक्ट कॉपी हो जाता है। मैं इसका आपको बैक एंड भी दिखा देता हूँ, ये इंस्पेक्ट पे जाए, ये इसका कोडिंग व्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने वो ड्रॉप डाउन दिया था, आपको दिखाया था, ठीक है। आपको ये कोडिंग नजर आ रही है? मैंने थोड़ी सी कोडिंग ओपन की है साथ। अच्छा, आप मैंने उसका ना ये जो फ्रंट वेबसाइट है ना, इसका बैक एंड ओपन किया है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है। अब बैक एंड पे देखें, ये बटन नाम रखा हुआ है जो आपको सिर्फ आपको विजिबल है, ठीक है। ये बटन का नाम लिखा हुआ है एकेडमिक्स कैलेंडर। ये बेसिकली ये एकेडमिक कैलेंडर का जो बटन है, ये फ्रंट व्यू है जो आपको नजर आता है, ठीक है। बट इसके बैक एंड पे अगर देखें तो ये एकेडमिक कैलेंडर डॉट ASP जो मैंने आपको ऊपर टॉप पे दिखाया था, ये देखें, इसके बैक एंड पे बटन के पीछे ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अब उसी का अगर उसी ड्रॉप डाउन सेकंड पे जाए ना, दूसरा बटन था कंटिन्यू स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये बटन उसका सामने जो आपको नजर आ रहा होता है, बट उसके बैक एंड पे ये देखिए दूसरे पेज का बटन दिया हो, लिंक दिया हो, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली ये तीसरा जो प्रोग्राम्स आपको नजर आ रहा है बटन, उसके बैक एंड पे ये उस पेज का लिंक दिया हुआ, ठीक है। अब ये जो पूरी वेबसाइट होती है, बेसिकली ये मल्टीपल पेजेस आपस में इंटरलिंक होते हैं। आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हैं, वहां फिर बटन दिए होंगे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे जाएं, वहां फिर बटन दिए होंगे। इसी तरह आप पूरी वेबसाइट के अंदर नेविगेट करते रहते हैं, ठीक है, पेज टू पेज। ये बैक एंड था, ये आपको फ्रंट है। अब जो वेब ब्राउजर है ना, बेसिकली इसका काम यही होता है कि आपको फ्रंट एंड व्यू करे, बैक एंड पीछे छुपा के रखना। क्योंकि आप बैक एंड तो आप लोग अगर फॉर एग्जांपल ये कोडिंग व्यू सामने दिया होता तो फिर तो बड़ा मुश्किल यूज होना था कि इसमें आप कैसे जाएं, उस पेज के ऊपर कहाँ से ढूंढें इतनी कोडिंग में ये वो। तो बेसिकली ये वेब ब्राउजर का काम होता है कि वो बेसिकली जो डाटा होता है उसको अरेंज करके, जो फ्रंट व्यू जो आपको डिजाइन बना के दिया होता है वही आपको विजिबल हो, उसके बैक एंड पे आपको उसकी कोडिंग विजिबल ना हो, ठीक है। बट इस सारे के पीछे बैक एंड कोडिंग होती है। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का एक कोड होता है, उस कोड के थ्रू ये ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है, तो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू ही नजर आ रहा है, ठीक है। इसके बैक एंड वाला कोड नजर नहीं आ रहा, उसके ऊपर ये बटन सारे नजर आ रहे हैं। और समटाइम ये और होता है कि हम कोई एक पेज वेबसाइट ओपन करते हैं ना, तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है, ठीक है। आप उसके अंदर कोई एक पेज जब ओपन करने लगते हैं तो वो एक पेज ओपन नहीं होता। उसका मतलब ये कि वेबसाइट तो चल रही है, बट वो जो एक पर्टिकुलर पेज है ना, वो पेज डैमेज है या पीछे से मिसप्लेस कर दिया गया, या पीछे से रिमूव कर दिया गया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह वेबसाइट सारी बनी है। बेसिकली अभी आपको वेबसाइट का स्ट्रक्चर भी सारा नजर आ गया होगा। ये चीजें फॉर एग्जांपल ये जो फ्रंट पे लगा हुआ ना, ये ब्लू सारी, ये में भी बैक एंड पे एक इमेज लगा होगा, ठीक है, जो डिजाइन करते हैं। ये टॉप मेन्यू हो गया, ये टॉप मेन्यू हर एक के ऊपर ये जो बटन्स है, हर पेज के ऊपर उन्होंने फिक्स बना दिए। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जो टॉप, ये जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, ये जो नीचे बटन और ये जो टॉप, मैंने इसको बेसिकली हम हेडर कहते हैं, ठीक है। ये एरिया वो ये भी एक सेपरेट उन्होंने हेडर पेज क्रिएट किया होगा, ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ बटन है। जब आप इन चीजों पे क्लिक करते हैं ना पेजेस के ऊपर, ये वेबसाइट के अरेंजमेंट है, तो वो देखिए पेज ऊपर है, टॉप मेन्यू सेम रहता है, नीचे इन्फॉर्मेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। जो भी चीजें होती है तो टॉप मेन्यू सेम रहता है, नीचे इन्फॉर्मेशन चेंज हो, तो उसका उन्होंने क्या है, पेज स्टिल डिफरेंट है, बट हर पेज की टॉप पे उन्होंने ये बटन सारे सेम डाल दिए, ठीक है।
ताकि वो किसी भी पेज पे जाके किसी भी जगह पे नेविगेट, ये इस तरह की वेबसाइट की अरेंज होती है। और ये उम्मीद है कि बैक एंड पे ये लगा होगा, इमेज लगा होगा। हाँ, ये टॉप फेविकॉन, ये बेसिकली इमेज लगा हुआ है। इसको रिमूव करके देख, ये देखिए मैंने बैक एंड से थोड़ी चेंज की है तो सारी चीजें रिमूव हो गई। वेबसाइट देखें वही है, बट वो सारी चीजें, और ये फ्रंट एंड, क्योंकि ये पूरा पेज आपके ब्राउजर में डाउनलोड हो जाता है, आप इसमें मैनिपुलेशन चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर, बट इसका बैक एंड सर्वर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ये इसी पेज पे दोबारा मैं रिफ्रेश करूंगा तो ओरिजिनल वेबसाइट, तो ये मैं आपको थोड़ा इसका कोडिंग भी दिखा रहा था क्या कैसे वेबसाइट होती है। ठीक है, दोबारा रिज्यूम करते हैं अपना लेक्चर। द वेब इज अ प्रोटोकॉल दैट यूज द इंटरनेट एज द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर। ये एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट को एज अ कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर या आप एज ए रोड कह लें, वो यूज करता है। ठीक है, द वेब लिंक जो बेसिकली वेबसाइट है, वो द वेब लिंक्स डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड इन कंप्यूटर। ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि ये सारे पेज आपस में उसके अंदर स्टोर होते हैं कंप्यूटर के ऊपर, जो लिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्ट किए जाते हैं। दैट कम्युनिकेट ऑन द इंटरनेट, जो बेसिकली इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट होते हैं। कैसे? आप जिस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं ना, तो आपकी एक रिक्वेस्ट जनरेट होकर फौरन सर्वर के पास जाएगी। ठीक है, उस रिक्वेस्ट में क्या है कि आपने डिमांड की कि मुझे ये पेज विजिबल करो, और जो बेसिकली सर्वर है वो फौरन वो पेज ओपन करके आपको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, बेस्ड ऑन हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बेसिकली जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि रिक्वेस्ट लेके जाना, लेके आना, और उसके बाद जो वो वेब पेज है वो आपको डिस्प्ले कराना, ये कंप्लीट बेसिकली प्रोटोकॉल, इसको कहते हैं एच ऑफ डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब, इसको कहते हैं डिजाइन फॉर मेकिंग अ वेब पेज रिक्वेस्ट। ठीक है, ये बेसिकली एच प्रोटोकॉल है वेब पेजेस की रिक्वेस्ट के लिए। ये इस रिक्वेस्ट को गवर्न करता है। ठीक है, इंसान को चलाने के लिए, जैसे भी कोई रूल्स चलाने के लिए ना, कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसको चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब हम एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं ना, उसके लिए इंटरनेट वर्ल्ड में एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए वेब डाटा के लिए। हर किस्म के सेट, मतलब हर चीज की कम्युनिकेशन के लिए सेट ऑफ रूल डिफरेंट है। ठीक है, जो बेसिक है ना, आप इस की वेब जो रिक्वेस्ट है उसके लिए एक सेट ऑफ रूल जिसको उसको कहते हैं, वो बेसिकली एचटीटीपी कहते हैं। ठीक है, नेटिव प्रोटोकॉल ऑफ डब्ल्यू डिजाइन फॉर मेकिंग वेब पेज रिक्वेस्ट। ठीक है, जो रिक्वेस्ट को बेसिकली आप इसको कह सकते हैं गवर्न करता है कि कैसे आपने इंटरनेट के ऊपर ट्रैवल करना। ठीक है, जो बेसिकली वेब पेज है वो बेसिकली जो फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ था वो टिम बर्नर्स ली था, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, बेसिकली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब भी इसे कह सकते हैं इन नाइट व्हाइल वर्किंग ऑन अ सर्न, बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन थी जहाँ पे डिफरेंट साइंटिस्ट काम कर रहे थे जिस किसी एक कॉमन प्रोजेक्ट। ठीक है, द वेब वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एंड डेवलप्ड टू मीट द डिमांड फॉर ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन द साइंटिस्ट दैट इंक्लूड मोर देन 70,000 साइंटिस्ट फॉर फ्रॉम ओवर द 100। जो बेसिकली फर्स्ट टाइम जो वेबसाइट बनाई गई थी ना, ये बेसिकली 1989 में बनाई गई थी। ठीक, अब उसके लिए क्यों बनाई थी कि किसी एक कॉमन काज के ऊपर 17,000 साइंटिस्ट बैठे रिसर्च कर रहे हैं, इसी एक कॉमन काज। ठीक है, इसकी बेस्ट बेस्ट सिनेरियो जैसे अभी एकदम कोविड आया 19 में। ठीक है, कोविड में आपने जैसे देखा कि जैसे कोविड आया ना, सबसे पहले क्या चाइना में, चूंकि कोविड आया तो बेसिक इंफॉर्मेशन चाइना के पास आई सबसे पहले। ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट बैठे, उन्होंने रिसर्च की, और उन्होंने जो रिसर्च, जो फाइंडिंग, जो प्रिकॉशन उसके बारे में वो इशू कर सकते थे, जो जो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन उनको हासिल हो सकी, उन लोगों ने फौरन फौरन इंटरनेट के ऊपर डाली और पूरी दुनिया में फैल गई, सबको पता चल गया। ठीक है, फिर जैसे वो कोविड केसेस किसी दूसरे पार्ट में रिपोर्ट हुए, ठीक है, वहां पे साइंटिस्ट ने अपने उस कोविड के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, रिसर्च की, वेबसाइट के ऊपर डाल दी, और उस फिर क्या कि जो इधर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वाले साइंटिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, वो बेसिक चाइना के साइंटिस्ट को देख रहे थे। ठीक है, उन्होंने ये रिसर्च की है। ठीक है, अब जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो चाइना ने साइंटिस्ट ने रिसर्च की, बेसिकली उससे नेक्स्ट स्टेप पे रिसर्च स्टार्ट की। ठीक है, अब उन्हें तो पता ये फॉर एग्जांपल चाइना ने ये फर्स्ट ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये एक बंदे से बंदे को फैल, उसके बाद बारी आई पाकिस्तान की। अब पाकिस्तानी साइंटिस्ट, फॉर मैं एक एग्जांपल कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी साइंटिस्ट बहुत पीछे थे, तो बट उनके पाकिस्तान साइंटिस्ट समझ लो, फॉर एग्जांपल उनको एक बात क्लियर थी, इस वायरस के बारे में एक बात डिस्कवर हो चुकी है कि ये एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रेवल कर। ठीक है, इसलिए आप नेक्स्ट सर्च करना है, कैसे कैसे प्रिवेंट करना है, कैसे स्टॉप करना है, ये कैसे अवॉइड किया जा सकता है। तो इसी तरह 1989 में भी कोई एक बड़ा कोई क्राइसिस फेस हुआ, तो जिस पे या कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पे 70,000 साइंटिस्ट वो सर्च कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट इतना आम नहीं था। ठीक है, और वेबसाइट नहीं थी उस टाइम एक साइंटिस्ट, आईटी साइंटिस्ट था, उसने उनको फैसिलिटेट करने के लिए वेबसाइट का आइडिया दिया कि इस तरह वेब होनी चाहिए। ठीक है, जो इंटरनेट के तो कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, उसके ऊपर इस तरह एक वेब होनी चाहिए,
और जो साइंटिस्ट जो अपनी डिस्कवरी करे वो उस वेबसाइट के ऊपर उसका अकाउंट होना चाहिए, वो अपनी वो पोस्ट कर दे, ताकि दुनिया के बाकी तमाम साइंटिस्ट हैं वो उसको रीड करके उससे आगे रिसर्च करें, ताकि एक दूसरे की हेल्प हो। तो बेसिकली इस पर्पज के लिए दुनिया में पहला वेब पेज बना है। अब तो देखिए कितना इन्वॉल्व हो गया कि कहाँ से कहाँ इवॉल्व आस्ते से टाइम के साथ वो इवॉल्विंग प्रोसेस मतलब इतना फास्ट था कि अब ऑनलाइन समझ लो सेल परचेज के लिए यूज हो रहा है, उसके अलावा सोशल के लिए यूज हो रहा है, और न्यूज के लिए यूज हो रहा है, कितने पर्पज के लिए इंटरनेट अब यूज हो रहा है, ठीक है, वॉइस कॉल के लिए यूज हो रहा है। तो ये बेसिकली टाइम इन्वॉल्व होगी वेबसाइट्स। ये बेसिकली उसने फर्स्ट अपना जो आप कह रहे हैं रिसर्च पेपर प्रपोजल उसने अपना दिया था कि ये वेबसाइट वेब पेज ऐसे काम करेगी, ठीक है। इमेज ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द टीम बर्नली पर्सनल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब इन मार्च 1989। जब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे प्रपोजल आपका बेसिकली इस टाइप का होता है, स्टार्ट के बाद आपने इमेजेस वगैरह जो चीज भी आपको स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये बेसिकली उसका फर्स्ट रिसर्च पेपर था 1989। How the web works basically provide a simple view of the what happens when you view a page in the web browser on your computer. This theory is not essential to writing a web code in the short term, but before long you will really start to benefit from understanding what is happening in the background. तो basically जितनी आसान वर्डिंग मैंने आपको बता दी है कि क्या जब एक वेब पेज टाइप करते हैं तो बैक एंड पे क्या प्रोसेस चल रहा होता है, वो मैंने बहुत इजी करके आप लोगों को समझा दिया। क्लाइंट्स भी आपको समझा दिए कि क्लाइंट्स कौन होते हैं और सर्वर। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू द वेब आर कॉल्ड क्लाइंट्स एंड सर्वर्स। बेसिकली आपका कंप्यूटर जो आप क्लाइंट है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, और वो जो सर्वर है वो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि आपस में कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट लाजमी पार्ट है, ठीक है। अ सिंपलीफाइड डायग्राम ऑफ द हाउ द इंटरनेट माइट लुक लाइक दिस। ये बेसिकली उन दोनों के दरमियान जो रिक्वेस्ट आपस में सेंड हो रही होती है, क्लाइंट बेसिकली रिक्वेस्ट भेज रहा होता है और सर्वर उसके बदले में रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे आप एक पेज ओपन करते हैं, आपको एक पेज की रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर आपको फौरन वो पेज की कॉपी भेज के आपको रिस्पॉन्स करते हैं। आप सिमिलरली दूसरे बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको दूसरे पेज की रिक्वेस्ट मिला, आप जनरेट करते हैं, वो विद इन नैनो सेकंड्स आपको जनाब ये दूसरा पेज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरह ये काम कर रहा है इसमें, ठीक है। Clients are the typical web users internet connected devices. For example, your computer connected to your Wi-Fi or your phone connected to your mobile networks, ठीक है। ये and web accessing software available on those devices usually a web browser like Firefox, जैसे मैंने आपको बताया। Clients आपके computers हो गए, और server basically are the computer that store the web pages, जैसे मैंने आपको बताया कि sites और apps. When a client device wants to access a web page, copy of a web page is downloaded from the सर्वर ऑन टू द क्लाइंट मशीन टू डिस्प्ले इन द यूजर वेब ब्राउजर। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही आप वेब पेज के लिए एड्रेस टाइप करते हैं ना, तो बेसिकली वो पूरा वेब पेज आपके ब्राउजर के अंदर डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। मैंने जैसे आप अक्सर देख रहे होंगे ना कि अगर किसी का वेबसाइट सॉरी इंटरनेट थोड़ा स्लो हो ना, जब आप वेब एड्रेस टाइप करते हैं ना, तो आप देखते हैं कि सबसे पहले आपका वेब ओपन हो रही है, कर्सर ऊपर ऐसा सा मूव कर रहा है, ठीक है। आपका सबसे पहले टेक्स्ट डाटा पेयर हो जाता है, ठीक है। फिर आप देखते हैं कि आस्ते आस्ते 7 बटन अपेयर हो रहे हैं, फिर देखते हैं साथ वो कलर भी अपेयर हो रहे हैं, फिर देखते साथ इमेजेस भी लोड होना स्टार्ट। ये रिस्पॉन्स तब देखने को मिलता है जब इंटरनेट कनेक्शन स्लो। अगर इंटरनेट कनेक्शन फास्ट है तो फिर एकदम सारी चीजें अपेयर हो जाती हैं, क्योंकि वो पेज फौरन डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। बट अगर इंटरनेट स्लो हो ना, तो पेज चूंकि काफी उसका साइज होता है, 1-2 MB साइज होता है, ये 4 MB, डिपेंड करता है उसके ऊपर क्या क्या मटेरियल है, ठीक है। तो चूंकि सबसे हैवी मटेरियल उसके अंदर वेब पेज और दूसरा क्या नाम इमेजेस होते हैं, तो जितने इमेजेस हैवी लगे होंगे इमेजेस सबसे लेट अपेयर हो रहे होते हैं। तो वो जैसे जैसे डाटा डाउनलोड होता जाता है पेज का ब्राउजर के अंदर, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर, वैसे वैसे वो चीजें ब्राउजर आपको शो करता जाता है। तो अब मैंने जैसे दिखाया था आप लोगों को, मैंने पीछे बैकएंड के कोड के ऊपर चेंजिंग की और मैंने उसके तमाम कलरिंग उड़ा दी थी और बटन्स, ठीक है। तो वो देख बेसिकली वो जो पेज डाउनलोड हुआ है ना, जो कि अब वो मेरे ब्राउजर के अंदर डाउनलोड हो चुका है, ठीक है, तो वो उसमें कुछ भी मैं चीजें कर सकता हूँ अगर मुझे कोडिंग आती है, ठीक है। बट वो चेंजिंग उस ब्राउजर के अंदर इंप्लीमेंट हो, उसका बैकएंड के सर्वर के साथ कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बैकएंड सर्वर पे ओरिजिनल एप्लीकेशन वही रहेगी, ठीक है। आप जो इन्फॉर्मेशन आपके पेज कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड हो गई है ना, आप सिर्फ उसी में चेंजिंग कर सकते हैं, उसका बैकएंड के साथ कोई कर। तो इस तरह बेसिकली पेज डाउनलोड होता है। क्लाइंट एंड सर्वर वी हैव डिस्क्राइब्ड अबव डोंट टेल द होल स्टोरी, देयर आर मेनी अदर पार्ट्स इन्वॉल्व्ड डिस्क्राइब देम, और बहुत से पार्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको प्रोटोकॉल्स बताया था, इंटरनेट बताया था, बाकी जो क्लाइंट और सर्वर तो होते हैं, बट ये कि दोनों को दोनों के लिए लाजमी है, ठीक है। फिर जब वो रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके लिए प्रोटोकॉल्स कैसे उसको सेंड रिसीव कर रहे होते हैं, तो ये काफी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती है। द अदर पार्ट ऑफ द टूल बॉक्स बेसिकली जो बाकी इसमें चीजें इन्वॉल्व होती है, द क्लाइंट एंड सर्वर
server we have described about don't tell the whole story. There are many other parts involved and we will describe them below. Server और client आपके पास clear हो चुके हैं कि client आपका computer और server basically वो computer जिसके ऊपर website पड़ी होती है. For now let's imagine that the internet is a road जैसे मैंने आपको पहले बताया था, and on one side of the road is a client and which is like your house, on the other side of the road is the server which is a shop you want to buy something from. In addition to the client and the server, we also need to say hello to the following important part of the whole process. Your internet connection, one of the main part of that. Okay? Allow you to send and receive data on the web. It is basically like the street between your house and the shop. ठीक है, street क्या है या road between you and your destination. और विदाउट रोड और विदाउट वे आप ट्रैवल नहीं कर सकेंगे किसी ठीक तो इंटरनेट का ये एक मेन पार्ट होता है उसके बाद ये है कि टीसीपी आईपी ठीक है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल ये दो चीजें हैं ये बेसिकली डाटा को गाइड करती हैं कि कैसे डाटा कहाँ पे टर्न लेना है कौन सा शॉर्टेस्ट वे है और कौन सा मतलब कि किस नेटवर्क के ऊपर डेस्टिनेशन दूसरा क्या नाम है सर्वर पड़ा हुआ है ठीक है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल आर द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल दैट डिफाइन हाउ डाटा शुड ट्रैवल अक्रॉस द इंटरनेट ठीक है मतलब ये जो डाटा इंटरनेट के कैसे ऊपर मूव करेगा दिस इज लाइक द ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट लेट यू प्लेस एन ऑर्डर एंड गो टू द शॉप एंड बाय योर गुड्स इन our example this is like a car or a bike जैसे मैंने आपको बताया था तो बेसिकली ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है उसके बाद डीएनएस है डोमेन नेम सर्विस ये बेसिकली आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं ना आईपी बेसिकली आपको कह लें कि होम नंबर इन स्ट्रीट कोई एक स्ट्रीट है ना उसके ऊपर जो घर के ऊपर नंबर लगा होता है जो उसकी एक स्पेसिफिक पहचान होती है वो उसका आईपी एड्रेस कंप्यूटर की पहचान होती है ठीक है उस नेटवर्क के ऊपर डोमेन नेम सर्वर्स आर लाइक एन एड्रेस फॉर address book for website. When you type a web address in your browser, the browser look at the DNS to find the website real address before it can retrieve the website. The browser need to find out which server the website lives on, so it can send HTTP message to the right place. This is like looking up the address of the shop, so you can see it, access it. तो मैं आपको DNS आगे explain कर दूंगा, ठीक है? DNS काफी इंटरेस्टिंग चीज है. कल किसी ने वो शेयर भी किया था मैं उस पे. Hypertext Transfer Protocol is an application protocol that define a language for client and server to speak to each other ठीक है ये बेसिकली दोनों के बीच में एक लैंग्वेज डिसाइड करती है कि आपस में कैसे बोलना है दिस इज लाइक द लैंग्वेज यू यूज टू ऑर्डर योर गुड्स इसका जो सबसे मेन काम होता है ना मैं आपको बता दूं वो ये कि जो मैंने आपको दिखाया था ना बैक एंड की जो कोडिंग होती है ठीक है वो बैक एंड की जो कोडिंग है ना उसको फ्रंट एंड पे जो डिजाइन के मुताबिक व्यू कराना बेसिकली ठीक है वो वहां पे जो कोडिंग में जो डाटा होता है ना ब्राउजर के अंदर उसको व्यू कराना बेसिकली ये भी इसका एक मेन था ठीक है कंपोनेंट फाइल अ वेबसाइट इज मेड अप of many different files which are like the different part of the goods you buy from the shop समझ आ गई मैंने आपको पेजेस आपको बता दिया था कि जो एक वेबसाइट है ना वो मल्टीपल डिफरेंट फाइल्स से बनी होती है ठीक है इसकी एग्जांपल यही है कि एक वेबसाइट एक शॉप है ठीक है उस शॉप के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स पड़ी हैं जैसे मैंने आपको ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दिखाई थी ठीक उसके अंदर मल्टीपल पेजेस पड़े हैं एडमिशन का अपना पेज पड़ा है फीस स्ट्रक्चर का अपना पेज पड़ा है एलएमएस की लिंक्स का अपना पेज पड़ा है और यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन का अपना लिंक्स पड़ा है पड़ा हुआ तो ये बेसिकली जो ये जो लिंक्स है ना और दूसरा पेजेस ये लाइक प्रोडक्ट है किसी भी शॉप के अंदर ठीक है तो उस शॉप के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपस में इंटरलिंक वो रैक्स के ऊपर रखी होती हैं प्रॉपर और एक कोड फाइल वेबसाइट आर बिल्ट प्राइमरी फ्रॉम एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट दो यू विल मीट अप अदर टेक्नोलॉजी अ बिट लेटर जो कोड फाइल होती है बेसिकली सर्वर के ऊपर जो सेव होती है वो एक कोड फाइल होती है वो जो कोड फाइल वो बेसिकली डेवलप हुई होती है मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फॉर एग्जांपल आप डिपेंड करता है कि वो वेबसाइट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डेवलप हुई है वो एचटीएमएल पे बनी है सीएसएस पे बनी है जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनी है सी शार्प है उसके अलावा पीएस टू और दूसरा क्या नाम है सी प्लस प्लस है मल्टीपल बहुत ज्यादा लैंग्वेजेस हैं जो यूज की जाती हैं ठीक है उसके बाद फिर आता है एसेट्स दिस इज अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल अदर स्टफ दैट मेक अप अ वेबसाइट सच एज इमेजेस म्यूजिक वीडियो वर्ड डॉक्यूमेंट एंड पीडीएफ बेसिकली वो जो इमेजेस होते हैं मैंने जैसे आपको दिखाया था वो हेडर का इमेजेस ठीक है इमेजेस वीडियोस डॉक्यूमेंट जितने भी पीडीएफ है ना बेसिकली वो कोडिंग के थ्रू अरेंज किए जाते हैं आपको प्रेजेंट करने ठीक है तो वो बेसिकली ये जो इस तरह के मटेरियल होता है ना वो बेसिकली उस वेबसाइट का ऐसा ठीक है तो वेबसाइट की जो मेन चीज होती है वो एक कोड फाइल होती है और उसके साथ एसेट्स का फोल्डर होते हैं ठीक है सो व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली व्हेन यू टाइप अ वेब एड्रेस इनटू योर ब्राउजर फॉर योर analog that is like walking to the shop the browser go to the DNS server to find the real address of the servers that website lives on you find the address of the shop
उस डीएनएस के थ्रू आप एग्जैक्ट एड्रेस का शॉप फाइंड कर लिया सर्वर का, ठीक है। द ब्राउजर सेंड्स एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट मैसेज टू द सर्वर आस्किंग यू टू सेंड द कॉपी ऑफ वेबसाइट टू द क्लाइंट। यू गो टू द शॉप एंड ऑर्डर योर गुड्स। जो पेज आप ऊपर जिसका एड्रेस आप भेजेंगे, जिस पेज की आप डिमांड भेजेंगे, वो क्या शॉप या वेबसाइट आपको वो पेज सामने प्रेजेंट कर देगी। दिस मैसेज एंड ऑल अदर डाटा सेंट बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर इज सेंट अक्रॉस द इंटरनेट कनेक्शन using TCP/IP protocol, ठीक है। If the server approve the client request, the server send the client okay। अगर वो सर्वर आप अथराइज है उस पेज को एक्सेस करने के, ठीक है, तो वो आपको बेसिकली ओके का मैसेज कर देगा, ठीक है, आपको वो मैसेज अथराइज है, which means of course you can look at the website here it is। वो अपना पेज आपको भेज देगा, ठीक। And then start sending the website file to the browser। जैसे मैंने आपको बताया था, a series of small chunks called packets the shop give you your goods and you bring them back to your house, ठीक है। तो बेसिकली क्या करता है सर्वर, वो आपको पेज पूरा सेंड करता है जो छोटे छोटे चंक्स की सूरत में इंटरनेट के ऊपर ट्रेवल करके आपके वेब ब्राउजर के ऊपर अपेयर हो जाती है। जैसे जैसे वेब ब्राउजर को चंक रिसीव होता जाता है, वैसे वैसे वेब ब्राउजर वो वेबसाइट लोड करता जाता है, ठीक है। जैसे ही उसको इमेज का चंक रिसीव हो, उसने इमेज लोड कर दी, जैसे टेक्स्ट का चंक उसे रिसीव हो, उसने टेक्स्ट अपलोड, ठीक है। द ब्राउजर assemble the small chunks into a complete web page and display to you। the goods arrive at your door, the new stuff, ठीक है। DNS domain name server, ठीक है। The real web address are not the nice and memorable string you type into your address bar to find your favorite website। जो सिंपल हम वेबसाइट किसी को टाइप करते हैं ना, ये बेसिकली होता तो सर्वर का एड्रेस है, ठीक है। तो जो सर्वर का एड्रेस होता है ना, वो बेसिकली डिजिट्स में होता है इस तरह, स्पेशल नंबर दैट लुक लाइक दिस। बेसिकली 4 पार्ट में कंसिस्ट होता है, जैसे ये 63 डॉट, हर पार्ट को डॉट के साथ डिवाइड सेपरेट किया जाता है। 63.245.215.20 थी, ये एक आईपी एड्रेस है, इसको आईपी एड्रेस कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली सर्वर का एड्रेस होता है। इसकी एग्जांपल यही कि पूरे एक मोहल्ला है, ठीक है। इंटरनेट पूरी दुनिया का एक, आप एक मोहल्ले या एक स्ट्रीट की तशबीह दे दें, ठीक है। लंबी स्ट्रीट है, समझ लो आप एक लंबी केबल, उसके साथ साइडों पे कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। हर कंप्यूटर की पहचान एक उसका वेबसाइट एड्रेस है, ठीक है। और हर जैसे घर की पूरी एक स्ट्रीट में घर की पहचान उसका क्या नाम है, क्या नाम है उसका हाउस नंबर है ना। इस इंटरनेट की दुनिया में उस कंप्यूटर की पहचान उसका आईपी एड्रेस है, ठीक है। दुनिया में किसी भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कभी सेम नहीं हो। ये मैं स्टैटिक आईपी एड्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो आपके मोबाइल पे, आपके जो लैपटॉप पे ये जो आईपी चल रहे हैं ना, ये डायनामिक डमी आईपी होते हैं। ये बेसिकली आप जो जिनका इंटरनेट ले रहे होते हैं ना, जैसे टेलीनार वाले, वो उन्होंने अपना एक नेटवर्क बना के आपको एक डमी नेटवर्क आईपी एड्रेस दिए होते हैं। वो वाले यूनिक वाले आईपी एड्रेस नहीं होते। वो जो यूनिक आईपी एड्रेस है ना, वो बेसिकली टेलीनार के पास होंगे, ठीक है। वो टेलीनार के आप यहाँ से कनेक्ट होंगे टेलीनार के हेडक्वार्टर के थ्रू, हेडक्वार्टर के साथ, वहां पे जो मेन उनकी एक्सचेंज होगी, ठीक है। वहां से फिर वो आईपी दुनिया के साथ कनेक्टेड होंगे। तो वो बेसिकली ये जो आईपी जैसे दिया हुआ है, ये एक स्टैटिक आईपी है। ये दुनिया में किसी भी दो पीसी का, जैसे एक स्ट्रीट में दो घरों का नेम सेम नहीं हो सकता ना, ताकि कम्युनिकेशन ना हो। इसलिए दुनिया के कंप्यूटर्स की दुनिया में किसी भी दो कंप्यूटर का आईपी एड्रेस सेम नहीं है, ठीक है। तो आप अगर दुनिया में किसी एक कंप्यूटर को अगर एक्सेस करना हो ना डायरेक्ट, अगर आपको इस आईपी के थ्रू डायरेक्ट एक्सेस करना हो ना, तो ठीक है, अगर आपके पास कहीं रिटर्न है तो आप ये टाइप करेंगे और आप एक्सेस कर लेंगे, आपके लिए इजी होगा, ठीक है। आप अगर हर वेबसाइट का ही अगर एड्रेस इस तरह हो जाए, तो आपके लिए याद रखना मुश्किल हो जाएगा। आप कितनों के कितने नंबर याद रखेंगे, ठीक है। हर एक का नंबर डिफरेंट होगा, एक डिजिट चेंज हुआ तो वेबसाइट का एड्रेस ही चेंज होगा। उस चीज को आसान बनाने के लिए ना, ये जो आईपी एड्रेस है ना, इसको आसान बनाने के लिए इनको यूनिक नेम असाइन कर दिए, ठीक है। जिस टाइप की वेबसाइट हो उस टाइप से रिलेटेड उसको यूनिक नेम असाइन कर देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एयू जो सर्वर है उसके ऊपर आपका एलएमएस वेबसाइट पड़ी है ना, एलएमएस आपका जो जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने उसको एड्रेस दे दिया lms.aiou.edu.pk, ठीक है, यूनिक नेम दे दिया। अब वो स्पेशल वो जो एड्रेस है ना, वो उनके उस आईपी एड्रेस के साथ मैप हो गया है, ठीक है। अब दुनिया में किसी और कंप्यूटर या किसी और सर्वर के आईपी का ये नेम नहीं रखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि ये नेम चूज हो गया और ये नेम उस वेबसाइट के उस सर्वर को असाइन कर दिया गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब lms.aiu.edu.pk इजी टू रिमेंबर है, क्योंकि आपको वेबसाइट का नाम पता है, आपको पता है जो यूनिवर्सिटी है उनके वेबसाइट के एंड पे edu.pk आता है, तो ये भी आपको इजी टू रिमेंबर है, ठीक है। फिर उस पता है आपको यूनिवर्सिटी का नाम शार्ट बन के लगा होगा, इसलिए ये चीजें इजी याद रखने के लिए ना,
इन नंबर्स को एक स्पेसिफिक नेम असाइन कर दिया जाता है। और जैसे ये नंबर यूनिक होता है ना, जो नेम असाइन किया जाता है ना, वो भी दुनिया में हमेशा यूनिक। ये कभी नहीं हो सकता कि दुनिया के किसी दो कंप्यूटर आईपी एड्रेस को सेम डोमेन नेम, इसको डोमेन नेम कहते हैं ना, सेम डोमेन नेम असाइन कर दी दुनिया में, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अगर दो फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट दो सर्वर है, उनको एक ही नेम असाइन कर दी जाए तो इंटरनेट कंफ्यूज हो जाएगा कि यार मैंने इस टाइम किसको हिट करना है, ये रिक्वेस्ट किस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो इसलिए दुनिया में कभी भी दो कंप्यूटर की सर्वर्स के नेम सेम नहीं हो सकते, और इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही है कि यूनिक नेम असाइन कर। ठीक है, तो अगर आप गूगल पे लिख के सर्च करें ना कि डोमेन नेम रजिस्ट्री, तो आपको काफी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको डोमेन नेम से बारे में, आप उसको नेम से पहले फॉर एग्जांपल चेक करना है कि यार ये नेम कि पहले किसी को साइन है तो नहीं। ठीक है, आप उनको बताएंगे कि यार मैं वेबसाइट का ये एड्रेस, ठीक है, वो अपनी रजिस्ट्री में चेक करेंगे कि दुनिया में किसी कंप्यूटर को ये वेबसाइट साइन तो नहीं है। वो जब देखेंगे किसी को साइन है तो वो आपको साइन कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि यार ये किसी और कंप्यूटर को साइन है, तो आपको रिजेक्ट कर देंगे कि ये ऑलरेडी। ठीक है, वेबसाइट कैन बी रीच डायरेक्टली वाया देयर आईपी एड्रेस। कोई भी वेबसाइट सर्वर है ना, वो डायरेक्ट आईपी एड्रेस के साथ भी एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, और या वो उस डोमेन नेम के साथ भी एक्सेस किया जाता है जो उसका होता है। ठीक है, और इवन कि हम किसी भी डोमेन नेम को ना, किसी भी डोमेन नेम के थ्रू ना उस सर्वर का आईपी एड्रेस भी चेक। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको उसकी एक एग्जांपल कोड कर, वेबसाइट आईपी चेकर। ठीक है, सिंपल आप अगर उसका पेज का टाइप था, आपको ये पेज विजिबल हो रहा है। ठीक है, आप जब एलएमएस ओपन करते हैं तो बेसिकली आप ये वाला पेज टाइप करते हैं ना, lms.aaiou.edu.pk। ठीक है ना, ये बेसिकली उसका एड्रेस है। ये देखिए, इसके ऊपर क्लिक करें तो इसका एलएमएस ओपन हो जाता है। ये इसका आईपी करेंगे, फाइंड करेंगे तो चेक करेंगे तो देखो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई है। ठीक है, तो मेन नेम इसका lms.aioou.edu.pk है। ठीक है, डीएनएस लुकअप में जाए ना, तो इसका जो सर्वर आईपी एड्रेस है ना, वो बेसिकली ये है। आपको नजर आ रहा है 45.64.25.30। ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये बेसिकली आप उस सर्वर का एक्सेस। अब आपको अगर ये आईपी एड्रेस डायरेक्ट दे दिया जाता तो आपके लिए मुश्किल होता इस आईपी को याद रखना। ठीक है, इसलिए इसको कन्वर्ट करके डोमेन नेम में lms.aiu.edu.pk कन्वर्ट करके आपको दे दिया ताकि आपके लिए आसानी हो। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर इसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं ना लगी हुई, अक्सर सर्वर के ऊपर सिक्योरिटी लगी होती है कि कोई भी बंदा हमारे सर्वर को डायरेक्ट आईपी के थ्रू ओपन ना कर। ठीक है, वो जब भी आएगा हमारे वेब एड्रेस के थ्रू आएगा, तो इसलिए वो उसको डायरेक्ट एक्सेस अक्सर बंद की होती है। मैं चेक कर, ये इतना टाइम लगा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस सर्वर के ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, सिक्योरिटी ये लगी हुई है कि कोई भी बंदा मुझे डायरेक्ट आईपी के थ्रू ओपन ना कर सके। ठीक है, जिसने भी मुझे ओपन एक्सेस करना है, वो जो मैंने वेब नेम दिया हुआ है ना, वो उसके थ्रू आए ताकि वो सिक्योर हो सके। डोमेन नेम वो जो रजिस्ट्री है उसके थ्रू हो के मेरे तक पहुंचे। ये जो आईपी के साथ कम्युनिकेशन है ना, ये इसलिए ब्लॉक की जाती है ताकि कोई मेरे सर्वर को हैक ना करे। ये तो बेसिकली डायरेक्ट उस सर्वर का एड्रेस है। ये जो है डायरेक्ट जब सर्वर का एड्रेस मालूम हो ना, तो उसके ऊपर फिर अटैक्स किए जा सकते हैं। ठीक है, उसको हैक किया जा सकता है, काफी वल्नरेबल होता है। इसलिए उन्होंने वो पीछे फायरवॉल लगा के, मैं आपको ना वो फायरवॉल वगैरह वो चीजें आगे पढ़ाऊंगा जो नेटवर्क सिक्योरिटी में आती है। ठीक है, उन्होंने ऊपर वो ब्लॉक किया होता है कि कोई भी बंदा कोई भी रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं करनी जो डायरेक्ट आईपी के थ्रू आए। ठीक है, सिर्फ वही रिक्वेस्ट एंटरटेन करनी है जो वेब एड्रेस के थ्रू। और वेब एड्रेस की जब आप रिक्वेस्ट भेजती हैं, तो ये रिक्वेस्ट सबसे पहले जो डोमेन नेम सर्विस वालों की जो सर्वर होता है ना, वो रिक्वेस्ट वहां पे जाती है। ठीक है, वहां पे देखते हैं कि इस नेम के अगेंस्ट कौन सा आईपी है, फिर डोमेन नेम सर्विस वाले रिक्वेस्ट आपकी फॉरवर्ड करते हैं सर्वर को। ठीक है, तो सर्वर को ऑथराइज किया जाता है कि वही रिक्वेस्ट इंटरटेन करनी है जो डोमेन नेम सर्विस से आपको रिसीव हो। जो यूजर डायरेक्ट आईपी के थ्रू आपको रिक्वेस्ट भेजी, आपने उसको ब्लॉक कर देना। ये एक बेसिकली एक सिक्योरिटी फीचर है, और ये सिक्योरिटी लगी होती है के ऊपर, सर्वर्स के ऊपर। पैकेट्स आपको एक टर्म पहले यूज की गई थी कि कैसे डाटा पैकेट्स और चंक्स की शक्ल में वो ट्रैवल करता है। अर्लियर वी यूज द टर्म पैकेट्स टू डिस्क्राइब द फॉर्मेट इन व्हिच द डाटा इज सेंट फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। What do you mean here? Basically, when a data is sent across the web, it is sent as a thousand of small chunks so that the many different web users can download the same website at the same time. Website were sent as a single big chunk. Only one user could download at one time, which obviously would make the web very inefficient and not much fun to use. For example, अगर यही वेबसाइट ऐसी होती कि एक टाइम पे एक यूजर इसको ओपन कर, तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने ओपन करके बैठा होता तो आप लॉग इन ही ना कर, तो फिर इसका तो वो किसी काम की ना होती, इसका तो कोई फायदा भी ना होता। इसलिए उन्होंने ये एक मैकेनिज्म उन्होंने मतलब कि तैयार किया था कि वेबसाइट का डाटा जब ट्रेवल होना, ताकि सर्वर बिजी ना हो, उसके लिए वो छोटे छोटे चंक से एक चंक मुझे भेज दिया, एक उसको भेज दिया, एक उसको भेज दिया,
फिर एक चंक उसको भेज दिया, ताकि डिवीजन करके सारों को थोड़ी-थोड़ी वेबसाइट वो भेज रहे हैं। अब इंटरनेट स्पीड इतनी एफिशिएंट हो गई है कि वो चंक्स इतना टाइम नहीं लेते कि वो फ़ौरन अपीयर हो आते हैं, ठीक है? तो इसलिए वो सम टाइम अगर किसी का इंटरनेट क्लाइंट का स्लो हो ना, उसको हाँ, सिर्फ ये होता है कि जैसे-जैसे उसे चंक रिसीव हो जाते हैं, वैसे-वैसे उसकी वेबसाइट क्या नाम है, वो उसके ऊपर लोड होती जाती है। व्हाट इज़ अ नेटवर्क? A network can be anything from a simple collection of computer at one location connected through a connectivity media to the internet, a global of network. मैंने आपको बताया था कि आपके अगर कंप्यूटर रूम के अंदर आपने दो लैपटॉप इंटरनेट केबल के थ्रू आपस में कनेक्टेड हुए, वो बेसिकली आपस में नेटवर्क बन जाएगा, ठीक है? उसको आप इंट्रानेट कह सकते हैं। इंट्रानेट उसलिए उसका नाम रखा हुआ है कि वो आपस में सिर्फ कनेक्टेड है, वो दुनिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? वो फॉर एग्जांपल आप दोनों को आपस में कनेक्ट करके अब सिर्फ वो चीज़ एक्सेसिबल होंगी जो दोनों लैपटॉप के ऊपर पड़ी है। आप दुनिया की बाहर की कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकते। आप बाहर की एक्सेस तभी कर पाएँगे जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट होगा, ठीक है? अब सिंपली अगर 2 लैपटॉप आपके एक रूम में पड़े हैं, 2 दूसरे रूम में पड़े हुए हैं, उनको आपस में कनेक्ट कर देंगे तो फिर भी वो एक्स्ट्रा नेट बन जाएगा, इंटरनेट फिर भी नहीं बनेगा। एक्स्ट्रा नेट कैसे बनेगा? क्योंकि वो जो लिमिटेड कंप्यूटर आपके दोनों रूम में पड़े हैं ना, सिर्फ वहाँ से चीज़ें एक-दूसरे के साथ ओपन हो सकेंगी, दुनिया के साथ आप फिर भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है? तो जब आपका नेटवर्क आप एक केबल लगा के उसके अंदर इंटरनेट की इंसर्ट कर देंगे ना, तो फिर आपके दोनों रूम के जो चारों लैपटॉप हैं, बेसिकली इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाएँगे, तो वो बेसिकली इंटरनेट बन जाएँगे, ठीक है? तो ऐसे इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट और इंटरनेट वर्क करता है दुनिया में। A network can be anything from a simple collection of बता दिया, local area network is a server based network confined to particular area placed most LAN to many client and fewer servers। जो बिल्डिंग्स के अंदर छोटे-छोटे नेटवर्क बने होते हैं, उसे बेसिकली हम कह सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क्स भी कह सकते हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, कनेक्टेड थ्रू हब होते हैं। हब एक ऐसी स्विच होता है जिसके अंदर मल्टीपल इंटरनेट केबलें इंस्टॉल हो जाती है, ठीक है? तो वो ये फायदा होता है कि मल्टीपल कंप्यूटर, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके पास 3-4 डिवाइस, 3-4 मोबाइल है, ठीक है? आप उनको चार्ज करना चाहते हैं। आपके पास चार्जर है, आपके पास एक्सटेंशन है, बट आपके पास रूम में शू एक है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? आप उस शू में मेन एक मोबाइल लगाने की बजाय आप उस एक्सटेंशन का शू लगा देंगे और बाकी सारे मोबाइल उस एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह आपके वो शू मल्टीपल आके शू में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके सारे मोबाइल चार्जिंग पे हो जाएंगे, ठीक है? जो हब होती है बेसिकली उसका भी यही काम होता है, ठीक है? हब में ये होगा कि आपका जो मेन इंटरनेट का जो पॉइंट है ना, उसमें से एक केबल डाल के आप हब के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है? अब उसका मतलब ये है कि लाइक एक्सटेंशन पूरे हब में इंटरनेट आ गया। अब हब के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स होती है, जैसे एक्सटेंशन के ऊपर पोर्ट होती है, तो फिर हर पोर्ट के अंदर आप कंप्यूटर इंसर्ट करते जाओ, तो वो बेसिकली आप उस नेटवर्क के ऊपर आता जाएगा, ठीक है? और ये ज़रूरी नहीं कि उसके ऊपर प्रिंटर करें, कंप्यूटर करें, आप उसके ऊपर सर्वर भी कनेक्ट करके वो बाकी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। प्रिंटर के अंदर नेटवर्क पोर्ट होती है प्रिंटर के अंदर, ठीक है? तो इवन कि आप वो प्रिंटर अगर उस नेटवर्क पोर्ट के ऊपर लगा के इस हेड के अंदर लगा देंगे ना, तो जितने भी इसके साथ कंप्यूटर हैं वो उसके साथ एक्सेसिबल हैं, ठीक है? तो आप उसके सॉफ्टवेयर किसी भी कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके आपके थ्रू किसी भी प्रिंटर से कंप्यूटर से प्रिंट देंगे तो उस प्रिंट के ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह बेसिकली ये रिसोर्स शेयर करने के लिए भी नेटवर्क बेसिकली क्रिएट किया गया था। क्या पूरी बिल्डिंग में अगर एक ही प्रिंटर है, तो हर किसी ने प्रिंटर है, तो इंस्टेड ऑफ एक ही कंप्यूटर पे जाके बार-बार प्रिंट लेना है, तो अगर उसको नेटवर्क के ऊपर लगा दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए सब कंप्यूटर के साथ, तो जिधर से जो मर्ज़ी प्रिंट दे, उसका प्रिंट। OSI model basically stand for Operating System Interconnection. It has been developed by ISO, International Organization of Standardization, in the year of 1984. It is a 7-layer architecture, each layer having a specific functional form. All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one person to another across the globe. ये basically 7 main layers है, ठीक है? ये 7 मीन्स ये ऐसी लेयर्स हैं कि जो बेसिकली ये सेट ऑफ रूल है, जो आपके कंप्यूटर से लेके सर्वर के दरमियान जितने भी जो भी चीजें अकर होती है ना, ठीक है? उस तमाम चीजों को बेसिकली ये रेगुलराइज कर, ठीक है? इनका काम होता है इनको गवर्न करना। अच्छा, फॉर एग्जांपल हर एक का काम है फिजिकल प्लेयर, जो फिजिकल लेयर है ना, इसका बेसिकली जो काम होता है ना, जो छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना, बेसिकली उसको ट्रांसमिट रॉ बिट स्ट्रीम ओवर द फिजिकल मीडियम, उस केबल के ऊपर जो डाटा ट्रेवल करना होता है ना, वो बेसिकल फिजिकल लेयर का काम होता है। इसका काम होता है उस डाटा को ट्रेवल करवाना, उस जो भी इंटरनेट कम्युनिकेशन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेवल कराना। डाटा लिंक लेयर डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क। डाटा लिंक लेयर बेसिकली इसका काम ये होता है कि डिफाइन करता है ये जो आप नेटवर्क के ऊपर आप डाटा भेज रहे हैं, क्या ये एक इमेज का डाटा है, क्या ये एक
टेक्स्ट का डाटा है, क्या ये वीडियो है, क्या जो व्हाटएवर जो भी चीज़ है ना, वो बेसिकली उसकी डेफिनेशन उसको डिफाइन करके रखना, वो डाटा लिंक लेयर का था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जब नेटवर्क के ऊपर डाटा ट्रैवल होता है तो छोटी-छोटी चीज़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं। हर लेयर का एक अपना काम होता है कि कैसे एक लेयर कर रही होगी कि फिजिकल कनेक्शन क्रिएट कर दे, दूसरी लेयर कर रही होगी वो डाटा को सबसे पहले उसको असाइन कर दे, चंक्स में डिवाइड करके हर डाटा के साथ उसकी डेफिनेशन ऐड कर दी कि यार ये फिजिकल इमेज का हिस्सा है, ये वीडियो का हिस्सा है, ये टेक्स्ट का हिस्सा है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर डिसाइड व्हिच फिजिकल पाथ द डाटा विल टेक। जो नेटवर्क लेयर है ना, इसका मेन काम ये होगा कि फॉर एग्जांपल इधर से मैंने जाना इस्लामाबाद, ठीक है। अब मैं पिंडी के सदर में बैठा हूँ तो इस्लामाबाद जाने के लिए मेरे 3 रूट है, 3-4 रूट है, ठीक है। फर्स्ट सबसे शॉर्टेस्ट रूट है कि मैं मरी रोड से जाऊं, बट वो रशी इलाका है, ठीक है। दूसरा रूट है कि मैं वो क्या नाम है कचहरी से होके मैं हाईवे वाली साइड से, पुरानी एयरपोर्ट और हाईवे वाली साइड से चला जाऊँ, ठीक है। वो लेंथी है, उसकी कम से कम लेंथ मरी रोड से डबल है, बट उस पर रश कम है, ठीक है। और तीसरा रो है कि मैं मंडी मॉडल साइड से चला जाऊँ। तो ये जो चीज डिफाइन कर रही होती है ना कि कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है और कौन सा कम रश वाला रूट है ना, वो बेसिकली डाटा ट्रैवलिंग का वो ट्रांसपोर्ट लेयर एक होती है, ठीक। और ये सेट ऑफ रूल है, ये डिफाइन कर रही होती है डाटा ट्रैवल करने की, ठीक है। कि कैसे जाना। फिर एक सेशन लेयर, बेसिकली इस लेयर का काम ये होता है कि मेंटेन कनेक्शन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग पोर्ट्स एंड सेशन। सेशन क्या और कनेक्शन मेंटेन करना क्या। जब आप एक हिट करते हैं ना वेबसाइट, तो बेसिकली आपका जो वो रिक्वेस्ट होती है ना, जब वो सर्वर के पास जानी होती है ना, और फिर वहां से आपके उसके रिस्पॉन्स में जो पेज लेके आना होता है ना, तो बेसिकली ये एक सेशन क्रिएट होता है, ठीक है। उस सेशन को जो मैनेज करना है वो सेशन लेयर का काम होता है, ठीक है। उस सेशन लेयर का काम होता है कि मैंने उस सर्वर की किस पोर्ट के थ्रू मैंने इंस्टॉल जाना है और किस कहाँ से मैंने डाटा लेके एग्जैक्ट वापस मैंने किस कंप्यूटर के ऊपर आना है, ठीक है। और फिर एक प्रेजेंटेशन लेयर होती है, इंश्योर दैट द डाटा इज इन यूजेबल फॉर्मेट एंड इज वेयर डाटा इंक्रिप्शन अकर। बेसिकली प्रेजेंटेशन लेयर का काम वापस ये होता है, छोटे छोटे चंक्स होते हैं ना डाटा के, उनको वापस कंबाइन कर करके प्रेजेंटेशन फॉर्म आपको प्रेजेंट कर। उसके बाद एक एप्लीकेशन लेयर है जिसके साथ ह्यूमन इंटरेक्शन कर सकते हैं, और उसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि आपके ब्राउजर है, ठीक है। आप ब्राउजर के थ्रू आप उस डाटा को आप व्यू कर सकते हैं, और उस ब्राउजर के थ्रू नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस कर। अब देखा, अब ये तकरीबन 7 बेसिक सेट ऑफ रूल हैं, और हर रूल का अपना काम है, और ये पूरा उस कम्युनिकेशन को गवर्न कर। ये मतलब इतना इजी कोई नहीं होता। होता तो वैसे विद इन मतलब के नैनो सेकंड्स के अंदर डाटा आ जा रहा होता है, बट इसके बैक एंड पे ये जो सारा काम कर रही होती है कि एग्जैक्ट सर्वर से चीज लेके एग्जैक्टली आपके कंप्यूटर उस ब्राउजर के ऊपर कैसे आना है, ये सारा कुछ काम ये 7 लेयर्स बैठी कर, ये सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करके हर कंप्यूटर के अंदर इम्बेड कर दिया जाता है। ये सेट ऑफ रूल बेसिकली इंटरनेट के ऊपर नहीं है, ये जो आपका कंप्यूटर है ना, बेसिकली उसके अंदर ये सेट ऑफ रूल डिफाइन कर दिए जाते हैं। जो कंप्यूटर जो डिवेलप करती है ना कंपनी, जो भी एचपी डेल, ये वो बेसिक ये 7 सेट ऑफ रूल उसके अंदर डिवेलप करके बेचती है, ठीक है। और ये फिर आपके मीडियम को यूज करना और हर चीज को यूज करना, वो इनका। ये हमारी आज का लास्ट लेक्चर था।